नमस्कार। आज हम कन्नड़ सिनेमा की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। एक खास फिल्म है आंदोंदित्तु काला, और उस पर आई एक समीक्षा के जरिए। जी। हाँ, तो ये जानकारी हमें मिली है सिनेमा एक्सप्रेस में छपे एक रिव्यू से, जिसे ए शारदा ने लिखा है। उन्होंने फिल्म को काफी बारीकी से परखा है, ऐसा लगता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस रिव्यू के चश्मे से फिल्म को समझे, मतलब इसकी कहानी क्या है, इसके विषय क्या है, और खास तौर पे डायरेक्टर कीर्ति कृष्णप्पा की अपनी जिंदगी, उसकी छाप इस पर कितनी है, और वो जो संघर्ष होता है ना सिनेमा जगत में पैल जमाने का, हाँ। उसे कैसे दिखाया है। चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और इस बातचीत में हम ये भी देखेंगे कि रिव्यू के हिसाब से ये फिल्म दर्शकों के लिए क्या मायने रखती है। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है, मतलब उसके सपनों और संघर्षों की, या फिर इसमें उन हजारों लोगों की झलक है जो सिनेमा का सपना लेकर आते हैं इस इंडस्ट्री में। रिव्यू इस पर क्या कहता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की जड़ से। रिव्यू साफ कहता है कि आंदोंदित्तु काला असल में डायरेक्टर कीर्ति कृष्णप्पा के अपने जीवन के अनुभवों का ही एक तरह से आईना है। अच्छा। कहानी कुमार नाम के किरदार के आसपास घूमती है, जिसे विनय राजकुमार ने निभाया है। हम उसके बचपन की जो मासूम इच्छाएं थीं, वहां से लेकर बेंगलुरु शहर में सिनेमा की दुनिया में आना, वहां के संघर्ष, और फिर अपनी पहचान बनाने की जो कोशिश है, वो पूरा सफर देखते हैं। और ये सफर, जैसे रिव्यू में लिखा है, कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि एक टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ सी राह है, समझ लीजिए, जिस पर चोटें भी हैं, कभी कभी छोटी जीतें भी मिलती हैं, और एक जिद्दी सी उम्मीद वो हमेशा साथ रहती है। रिव्यू की भाषा में कहें तो ब्रूजेस, फ्लीटिंग विक्ट्रीज एंड स्टबर्न होप से भरी राह। यह बहुत साफ इशारा है कि फिल्म डायरेक्टर की अपनी यादों से, उनके नॉस्टैल्जिया से बहुत गहराई से जुड़ी है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, शायद डायरेक्टर का अपना अतीत है जिसे वो दोबारा जी रहे हैं पर्दे पर। हाँ, और ये नॉस्टैल्जिया ये फिल्म के शुरुआती हिस्सों में खूब दिखता है ना। रिव्यू में गांव का माहौल, बचपन की शरारतें, स्कूल के दिन, इन सब का जिक्र है। और सबसे खास बात, वो टेंट वाले सिनेमा हॉल में सिर्फ ₹1 में फिल्में देखना, वो एक अलग ही रोमांस था। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। रिव्यू बताता है कि फिल्म में नागर हावू जैसी पुरानी क्लासिक फिल्मों की सीन भी इस्तेमाल हुए हैं, और महान डायरेक्टर पुत्तन्ना कनागल को एक तरह से श्रद्धांजलि भी दी गई है। अच्छा। यहाँ तक कि एक बच्चा जब पहली बार कट और एक्शन जैसे शब्द सुनता है और उनका मतलब समझने की कोशिश करता है, वो छोटे छोटे पल भी कहानी का हिस्सा है। रिव्यू कहता है कि ये हिस्से भावुक तो हैं, पर मेलोड्रामा से बचते हैं, जो अच्छी बात है। हाँ, ये नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल काफी सोचा समझा लगता है। ये सिर्फ अतीत की मीठी यादें नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि सिनेमा का कीड़ा, वो बीज, डायरेक्टर के मन में बचपन में ही कैसे पड़ा है। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि कुमार के लिए सिनेमा सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, उसकी भाषा, शायद उसकी किस्मत भी। सही। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये नॉस्टैल्जिया सिर्फ माहौल बनाने के लिए है, या ये कहानी को आगे भी ले जाता है। रिव्यू इशारा करता है कि ये हिस्से भावनात्मक रूप से मजबूत हैं, और अच्छी बात यह है कि ये मेलोड्रामा, मतलब बेवजह की भावुकता से बचते हैं। ये ईमानदारी इसे विश्वसनीय बनाती है। और ईमानदारी की बात आपने कही, तो रिव्यू फिल्म की इसी खूबी को बार बार पॉइंट आउट करता है कि कुमार कोई ऐसा हीरो नहीं है जो रातों रात स्टार बनने के सपने देख रहा हो। नहीं, वो उन हजारों आम लड़कों लड़कियों का चेहरा है जो छोटे शहरों या गांव से बेंगलोर जैसे बड़े शहर में आते, आंखों में सपने लेकर। बिल्कुल। और सिनेमा की दुनिया में अपनी एक छोटी सी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। रिव्यू एक बहुत ज़रूरी बदलाव पर ध्यान दिलाता है कि कहानी का जो मिजाज है, जो टोन है, वो गांव की मासूमियत से शहर की कठोर बेरहम सच्चाई में बदलते ही कैसे एकदम पलट जाता है। बिल्कुल। और इस बदलाव को दिखाने के लिए एक बड़ा तीखा सा उदाहरण रिव्यू में दिया है। कैसे शहर पहुंचते ही पहले ही दिन कुमार का बटुआ चोरी हो जाता है। हाँ। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक तरह का संकेत है आने वाले संघर्षों का, शहर की बेरुखी का। इसी कॉन्टेक्स्ट में रिव्यू एक बहुत ही दमदार लाइन का जिक्र करता है, जो शायद फिल्म की आत्मा को पकड़ती है। सिनेमा अच्छे लोग नहीं मांगता, अच्छे कार्यकर्ता मांगता है। सिनेमा डजंट आस्क फॉर गुड पीपल, इट आस्क फॉर गुड वर्कर्स। ये एक लाइन काफी सोचने पे मजबूर करती है। वाकई ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। ये सीधे सीधे उस सिस्टम पर सवाल उठाती है जो शायद
टैलेंट से ज्यादा जी हुजूरी या नेटवर्किंग को तवज्जो देता है। रिव्यू इसी से जुड़ा सवाल उठाता है, क्या एक ऐसी इंडस्ट्री में जो पदक्रम, हायरार्की और चापलूसी पर चलती दिखती है, सिर्फ हुनर के दम पर टिके रहना मुमकिन है? रिव्यू के अनुसार फिल्म में सवाल को सामने तो रखती है, लेकिन शायद इसका कोई गहरा विश्लेषण या कोई पक्का जवाब देने से बचती है। ये संघर्ष दिखाती है, पर सिस्टम पर कोई तीखी टिप्पणी करने से शायद थोड़ा कतराती है। ये एक अहम पॉइंट है, और शायद इसी वजह से कहानी के जो बाकी पहलू हैं वो भी उतने उभर नहीं पाते। जैसे सहायक किरदारों की बात करें, रिव्यू मानता है कि कुमार के वफादार दोस्त हैं, टेंट में फिल्म में दिखाने वाला उसका पिता है, या फिर वो माँ जिसका बड़ा सीधा सा सपना है कि वो बस एक बार कार में बैठ सके। ये किरदार कहानी को एक भावनात्मक आधार तो देते हैं। हाँ, वो छोटी छोटी मानवीय इच्छाएं वो कहानी को रिलेटेबल बनाती हैं। बिल्कुल। और कुमार के प्रेम कहानियों का भी जिक्र है, एक बचपन का क्रश और बाद में वसुंधरा का किरदार जिसे अदिति प्रभुदेवा ने निभाया है। ये रिश्ते उसके मुश्किल सफर में कुछ सहारा देने का काम करते हैं। सही कहा। लेकिन यहीं पर रिव्यू एक कमी की ओर भी इशारा करता है। हाँ, रिव्यू का मानना है कि रोमांस वाला जो ट्रैक है, खासकर वसुंधरा के साथ वाला, वो थोड़ा कमजोर सा, या कह लें अविकसित, अंडर डेवलप्ड सा लगता है। अच्छा। अदिति प्रभुदेवा के एनर्जी की तारीफ है, पर वसुंधरा का किरदार महज एक प्रेरणा या म्यूज या एक सपोर्ट सिस्टम बनकर रह जाता है। वो एक पूरी तरह से फ्लैश्ड आउट इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के तौर पर नहीं उभर पाती। और यही हाल कुछ हद तक बाकी सहायक किरदारों का भी होता है। वो कुमार के संघर्ष की कहानी के सामने थोड़े फीके पड़ जाते हैं। उनका अपना वजूद या कहानी पर उनका गहरा असर उतना महसूस नहीं होता जितना शायद हो सकता था। ये फोकस की कमी लगती है, या शायद डायरेक्टर का सारा ध्यान कुमार के सफर पर ही था। किरदारों से हटकर अगर हम एक्टिंग पर आए तो रिव्यू विनय राजकुमार के काम की काफी तारीफ करता है। हाँ। ये कहा गया है कि उन्होंने कुमार के किरदार की जो हार है, जो निराशाएं हैं, उन्हें बिना किसी आत्मदया यानी सेल्फ पिटी के पूरी गरिमा और संयम के साथ निभाया है। ये जरूरी है क्योंकि ऐसे किरदारों के मेलोड्रामेटिक होने का खतरा रहता है। बिल्कुल। रिव्यू ये भी नोट करता है कि कुमार की जिंदगी की अलग अलग पड़ाव, बचपन, जवानी, संघर्ष का दौर, इनको दिखाने के लिए विनय ने जो फिजिकल और इमोशनल बदलाव लाए हैं वे विश्वसनीय लगते हैं। हाँ, अभिनय एक मजबूत पक्ष लगता है इस फिल्म का, लेकिन दूसरी तरफ रिव्यू स्क्रिप्ट और कहानी कहने के तरीके पर, नैरेटिव टेक्निक पर कुछ गंभीर सवाल भी उठाता है। जैसे एक बड़ी आलोचना है फ्लैशबैक और मोन्टाज सीक्वेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। देखिए, ये तकनीकें जरूरी होती हैं कहानी में अतीत को जोड़ने या समय बीतने को दिखाने के लिए, पर रिव्यू का मानना है कि यहाँ इनका इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कि ये दर्शकों के धैर्य की परीक्षा लेने लगता है। टेस्ट द व्यूअर्स पेशेंस। राइट। अच्छा, मतलब कहानी का फ्लो टूटता है बार बार। हाँ, कुछ वैसा ही। कहानी का प्रवाह बार बार बाधित होता है। और एक और तकनीक जिस पर रिव्यू ने कमेंट किया है वो है फिल्म के अंदर फिल्म दिखाने का तरीका, मतलब फिल्म विद इन अ फिल्म डिवाइस। हाँ। यानी हम कुमार को अपनी फिल्म बनाते हुए देखते हैं और उसके कुछ हिस्से भी हमें दिखाए जाते हैं। ये आजकल काफी चलता है, एक मेटा फील देता है कहानी को। रिव्यू मानता है कि इससे कुछ हद तक आकर्षण तो आता है, लेकिन इसका नेगेटिव असर ये होता है कि मुख्य कहानी की गति धीमी पड़ जाती है। बिल्कुल। दर्शक कुमार की कहानी से निकलकर उसकी बनाई जा रही फिल्म में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। इससे वो लय थोड़ी बिगड़ती है। ये संतुलन साधना मुश्किल होता है। मेटा नैरेटिव अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर वो मेन कहानी की कीमत पर आए तो दिक्कत है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां स्क्रिप्ट और गति की आलोचना है, वही रिव्यू कीर्ति कृष्णप्पा के निर्देशन में बारीकियों को पकड़ने की क्षमता की तारीफ भी करता है। ओह, अच्छा। जैसे वो छोटे छोटे पल, पहली बार क्लैपबोर्ड का शॉट लगना, सिनेमा हॉल के बाहर अंधेरे में, मतलब ब्लैक में टिकट खरीदने की वो भागदौड़ और अफरा तफरो। हाँ। या फिल्म रिलीज होने के बाद थिएटर में दर्शकों का वो उत्साह से सुपर चिल्लाना। हाँ, ये कमाल की बात है। रिव्यू कहता है कि छोटे छोटे डिटेल्स जो है ना, ये सिनेमा बनाने की प्रोसेस और उसके आसपास की दुनिया को एकदम जीवंत कर देते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि दर्शक को उस माहौल का, उस जुनून का हिस्सा महसूस कराते हैं। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर का अपनी जड़ों से सिनेमा के प्रति अपने शुरुआती प्यार से गहरा जुड़ाव है और वो इन पलों को पूरी शिद्दत से पर्दे पर उतार पाए हैं। सही कहा। लेकिन शायद पूरी कहानी को एक धागे में पिरोने में थोड़ी सी चूक हो गई। बिल्कुल। और यही कॉन्ट्रास्ट फिल्म के आखिरी हिस्से और ओवरऑल प्रभाव में भी दिखता है। रिव्यू के अनुसार फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसमें जाने माने कन्नड़ एक्टर रविचंद्रन एक अहम कैमियो में नजर आते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। वो भावनात्मक रूप से बहुत असरदार है। वो सीन दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ता है।
लेकिन इसी के साथ रिव्यू ये भी महसूस करता है कि फिल्म कई जगहों पर जरूरत से ज्यादा फैली हुई सी लगती है, ओवरस्ट्रेच्ड और थोड़ी आत्ममुग्ध मतलब सेल्फ इंडल्जेंट हो जाती है। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर अपनी यादों में इतने खो गए हैं कि कहानी का फोकस कहीं कहीं बिखर गया है। तो ये जो संतुलन की बात हम कर रहे थे, एक पर्सनल कहानी, एक आत्मकथा और एक यूनिवर्सल कहानी के बीच, रिव्यू का मानना है कि फिल्म इस बैलेंस को साधने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाती। हाँ, वो अक्सर डायरेक्टर की निजी यादों और नॉस्टैल्जिया के जाल में ही उलझ कर रह जाती है, जिससे उसका दायरा थोड़ा सीमित हो जाता है। कोशिश ईमानदार है, पर शायद उतनी कसी हुई या उतनी व्यापक नहीं बन पाई। और यही बात फिल्म के सेंट्रल मैसेज पर भी लागू होती है। रिव्यू के अंत में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि ये फिल्म इस बारे में है ही नहीं कि कुमार आखिरकार एक सफल डायरेक्टर बनता है या नहीं। सफलता या असफलता वो आखिरी मुद्दा नहीं है। तो फिर मुद्दा क्या है? रिव्यू के हिसाब से फिल्म किस बारे में है? रिव्यू कहता है कि फिल्म असल में इस सवाल का जवाब ढूंढती है कि जब आपके हर कदम पर हालात और सिस्टम आपसे समझौता करने को कह रहे हो, तब अपने सपने को, अपनी कलात्मक ईमानदारी को जिंदा रखने की कीमत क्या होती है। वो संघर्ष कितना अकेला और कितना मुश्किल होता है, ये उस प्रोसेस की कहानी है, मंजिल की नहीं। फिल्म बचपन के उस पहले आकर्षण की, वो जो नाजुक सी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली ताकत होती है ना, फ्रैजाइल येट ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ चाइल्डहुड फैसिनेशन, उस पर फोकस करती है, जिसने कुमार की जिंदगी की दिशा बदल दी। ये तो बहुत गहरा विचार है, लेकिन क्या फिल्म इस विचार को उतने ही मजबूत तरीके से पेश कर पाती है? यहीं पर रिव्यू का फाइनल फैसला आता है। निष्कर्ष ये है कि कहानी कहने का जो तरीका है वो उतना दृढ़, उतना बेझिझक और समझौता ना करने वाला, अनकॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, जितना कि वो सपना खुद है जिसके बारे में फिल्म बात कर रही है। अच्छा, रिव्यू मानता है कि हाँ, बहुत से संघर्ष करने वाले युवा आर्टिस्ट खुद को कुमार के किरदार में जरूर देख पाएंगे, उसकी यात्रा से जुड़ पाएंगे, लेकिन शायद वो उम्मीद करेंगे कि कहानी को और बेहतर ढंग से कहा जाता और सदे हुए तरीके से। मतलब इसमें बिखराव कम होता, फोकस ज्यादा होता। बिल्कुल, और इसीलिए अंत में रिव्यू ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं। अच्छा, 2.5 स्टार्स। ये तो एक मिली जुली सी प्रतिक्रिया हुई ना, पूरी तरह खारिज किया ना पूरी तरह अपनाया। बिल्कुल, ये रेटिंग यही दिखाती है कि फिल्म में इरादे नेक हैं, ईमानदारी है, इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, लेकिन एक आर्ट फॉर्म के तौर पर ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। इसमें पोटेंशियल था, पर वो पूरी तरह निखर कर नहीं आ पाया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो आंदोदित्तु काला पर ए शारदा का रिव्यू हमें ये बताता है कि ये फिल्म एक डायरेक्टर की निजी यात्रा और सिनेमा जगत के संघर्षों का एक ईमानदार, दिल से किया गया चित्रण है। इसमें नॉस्टैल्जिया है, जद्दोजहद है और कुछ भावनात्मक रूप से छू जाने वाले पल भी हैं। लेकिन साथ ही रिव्यू ये भी साफ करता है कि फिल्म अपनी कहानी कहने में थोड़ी बिखरी हुई है, जरूरत से ज्यादा लंबी खिंच गई है, और कुछ जरूरी पहलू जैसे सहायक किरदार और रोमांस वो अविकसित रह गए हैं। फ्लैशबैक और मोन्टाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसकी गति को रोकता है। ये एक ऐसी फिल्म लगती है जो दिल से बनाई गई है, पर जिसका क्राफ्ट शायद उतना मजबूत नहीं है। ये पूरी बातचीत एक दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाती है, जो रिव्यू खुद भी उठाता है, कि किसी भी कलाकृति, चाहे वो फिल्म हो, किताब हो, पेंटिंग हो, उसका मूल्यांकन करते समय उसके बनाने वाले के व्यक्तिगत संघर्षों और अनुभवों को कितनी अहमियत मिलनी चाहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये निजी अनुभव कहानी को प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी और गहराई देते हैं, या फिर कभी-कभी वो कहानी को इतना ज्यादा पर्सनल बना देते हैं कि उसका दायरा सीमित हो जाता है, वो आम दर्शक से जुड़ने में शायद नाकाम रहती है। कहाँ है वो सही बैलेंस? सही बात है। रिव्यू के अनुसार आंदोदित्तु काला शायद इस संतुलन को पूरी तरह नहीं पा सकी। ये वाकई में सोचने वाली बात है, और श्रोताओं के लिए भी यहाँ एक विचार बिंदु छोड़ जाते हैं। किसी भी क्रिएटिव फील्ड को देखें, सिनेमा, साहित्य, संगीत, कला, आप क्या सोचते हैं? पर्सनल अनुभव कहानी को कितना मजबूत बनाते हैं, उसे कितनी सच्चाई देते हैं, और वो कौन सा पॉइंट है जहां ये अनुभव कहानी को बांधने लगते हैं, उसे सबके लिए रिलेटेबल होने से रोकते हैं? इस पर विचार करना हमें कला को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है।